शुक्रिया रोशनी। अब लगभग हम लोग अंतिम समय में आ गए हैं और अशोक सर बार बार जाने की बात कर रहे हैं और मैं तो अभी तक जो खाना खा के आई हूँ उस व्यंजन के ही स्वाद में हूँ। और आज की अपने वक्तव्य की शुरुआत भी मैं एक व्यंजन से करना चाहूँगी। सर, आप लोग को बताना चाहूँगी कि मैं मेरी जो अभी मेरा जो कर्म क्षेत्र है वो बिहार का गया क्षेत्र है और ये मगध में आता है और मगध में एक व्यंजन है, व्यंजन का नाम है विरज। विरज के बारे में मैं दो बातों की ओर संकेत करना चाहूँगी। पहली बात यह है कि इस व्यंजन को केवल जनेऊधारी पुरुष बना सकता है, यानी स्त्री, अल्पसंख्यक और दलित इसको बनाने की प्रक्रिया से दूर हैं। दूसरी बात, इस व्यंजन जहाँ ये व्यंजन बनाया जाता है उस जगह महिलाओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है और ये बात मैं बहुत दुख के साथ फरवरी 2025 में आप लोग को बता रही हूँ, जहाँ हम ये दावा करते हैं कि हम सभ्य और आधुनिक समाज के नागरिक हैं। ये और अभी पिछले दिनों मुझे याद आता है, मैं इससे इनकार भी नहीं कर सकती कि हम सभ्य नागरिक नहीं हैं या आधुनिक नहीं हैं। अब हमारे देश में जो सबसे बड़ा पद है, सर्वोच्च पद है, उस पर एक महिला आसीन है। हमारा देश का जो बजट है अभी अभी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी एक चंद्रयान 2 की सफलता के लिए महिलाओं को धन्यवाद दे रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक व्यंजन, साधारण सा व्यंजन विरज, जिसको बनाने में महिलाओं का पूर्णतः प्रवेश वर्जित है। तो ये बातें मैं इसलिए इस बात से मैंने अपनी शुरुआत की कि आखिर ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी संस्कृति है, ये जो पूरा वर्चस्व है, ये किसका बनाया हुआ है और किसके खिलाफ है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सत्ता वर्ग होता है वो उसकी 3 प्रक्रिया होती है। पहली कि वो प्रतीक बनाते हैं, दूसरी कि वो प्रतीकों का समाजीकरण करते हैं और तीसरी बात कि ये जो प्रतीक हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति के द्वारा वो हस्तांतरित होता चला जाता है। इसलिए विरज की बात करना मुझे लगा कि आज जरूरी है। संस्कृति का केंद्रीकरण और एकाधिकार नए सांस्कृतिक वर्चस्व को स्थापित करता है, ये बात हम सभी जानते हैं। और जो सत्ता के सबसे निकट होगा, सबसे ज़्यादा फायदा उसी को मिलेगा। दूसरी तरफ एक वर्ग वो होगा जो सत्ता से दूर होगा या जिसने आज तक सत्ता का सुख लिया ही नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि वो जो वर्ग होगा वो उससे दूर होगा, उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो जो वर्ग सत्ता से दूर है, जो हाशिए का वर्ग है, तो उसके पास वो प्रतिपक्ष में क्या रचेगा, उसके पास क्या औजार है, क्या टूल्स है। तो मुझे लगता है कि जो हाशिया का वर्ग है वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए अपनी सामूहिक स्मृतियों, जिसका आज कई बार जिक्र हुआ, अपनी सामूहिक स्मृतियों को, मुहावरों को, इतिहास को, प्रतीकों को, मिथकों को वो इस वर्चस्वकारी संस्कृति के खिलाफ प्रयोग करेगा, उसको प्रतिपक्ष वो रचेगा। क्योंकि मेरे सत्र का विषय कृष्णा सोक्ति है, महाश्वेता देवी है और इसमत चुगताई है। तो मैं देखती हूँ कि जो तीनों महिला लेखिकाएं हैं वो उनका जो पूरा साहित्य है वो किसी एक व्यक्ति का, एक समूह का, एक जाति का, एक लिंग का साहित्य नहीं है, बल्कि वो एक बहुभाषिक संस्कृति का साहित्य है जो अपनी पहचान सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। वे अपने अनुभव के दायरे में को सीमित नहीं रखती हैं, बल्कि अपनी भाषा, अपने कथ्य, अपने विचारों के माध्यम से अपने औपन्यासिक संसार का निर्माण करती हैं। यह जनतांत्रिक मानवीय मूल्यों में निहित है, जिससे पाठक और रचनाकार दोनों के बीच सार्थक संवाद की शुरुआत होती है। कृष्णा सोक्ति, महाश्वेता देवी और इसमत चुगताई अपने उपन्यास में भारत के लंबे कालखंडों में हुए राजनीतिक,
सांस्कृतिक, आर्थिक उपन्यासों को ही आर्थिक उपस्थिति ही दर्ज नहीं करती, बल्कि उसमें वो सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों पर परिवर्तन के प्रभाव को भी अपने उपन्यास में केंद्रितता से स्थान देती हैं। सांस्कृतिक बोध से अभिसिंचित रचनाकार अपने समय, समाज, परंपराओं के साथ इतिहास से अर्जित अनुभवों का अपने औपन्यासिक संसार में के निर्माण के लिए वो उसको टूल्स की तरह इस्तेमाल करता है। हम पिछले दिनों पिछला जो सत्र हुआ, कल जो सत्र हुआ, उसमें कई बार मैंने देखा भाषा पे बहुत बातचीत हो रही थी। बार बार कहा जा रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि जिंदगी नामा तो पंजाबी भाषा में है। तो हम देखते हैं, चाहे वो कृष्णा सोबती हो, चाहे इस्मत चुगताई हो, या फिर महाश्वेता देवी हो, ये अपनी भाषा के शब्दों को या अपनी भाषा में ही अपनी रचनाओं को लाने का प्रयास करती है। इसके पीछे जब मुझे वजह मैंने सोचने की कोशिश की तो एक कारण मुझे समझ में आया। कारण ये था, एक नगोगे थियोंगो कहते हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनके जो रचनाकार हैं उनके विषय में वो कहते हैं कि तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो राजनीतिक रूप से तो भले स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक सांस्कृतिक रूप से उनके गुलाम ही हैं। तो ऐसे जो देश जो सांस्कृतिक रूप से किसी दूसरी दुनिया के उपनिवेशी देश हैं, तो उन्हें अपनी भाषा में ही अपने साहित्य को लिखना चाहिए, क्योंकि आप जब अपनी भाषा में अपने साहित्य को लिखते हैं तो आप बहुत सशक्त होकर अपना प्रतिरोध रचते हैं। इसीलिए अपनी भाषा, अपने बिंब, अपने प्रतीक में जब हम अपने उपन्यास या अपनी रचना में उसका प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा सशक्त होकर हमारे सामने आती है। एक बात और जो मैंने समझने का प्रयास किया, मित्रों मरजानी के बारे में मैं बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी शाहनी के बारे में और शेरा के बारे में। अभी फिलहाल दो बातें मैं ध्यान से सुन रही थी। संजय जी ने शाहनी के बारे में कहा कि वो अपने लोग को प्रेम करती है, अपनी जमीन को प्रेम नहीं करती, और फहीम जी ने कहा कि वो शाहनी को इसलिए मार नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर मातृत्व जैसी चीजें उसने अनुभव की थी शाहनी के द्वारा। एक बात और, कोई भी देश होता है वो केवल राजनीतिक संबंधों के कारण ही वहाँ के सामाजिक संबंध नहीं बिगड़ते, उसमें आर्थिक मसला भी बहुत जरूरी मसला होता है। आर्थिक परिवर्तन से सामाजिक जो रिश्ते होते हैं बहुत तेजी से, बहुत जल्दी बदलते हैं। इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जिक्र होता है कि शाहनी जा रही है, जो आप बात कर रहे थे कि शाहनी जा रही है और उसको याद आ रहा है कि ये ज़मीनें शाहजी की थी, जहाँ तक देख रही हूँ खेत मेरे ही थे, ये सारे कुएं मेरे थे, ये यहाँ ज़मीन नहीं सोना उगलती थी ज़मीनें, ऐसे वो याद करती है। तो ये जो याद कर रही है वो कहाँ से याद कर रही है? अपनी स्मृति से, उसकी स्मृति में ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जब शेरा है, शेरा क्या याद कर रहा है? जब वो सोच रहा है कि ये जो पूरी संपत्ति है वो संपत्ति तो हमारी थी, मेहनत तो हमने किया, इन्होंने क्या किया, हम खटते रहे और ये अमीर होते रहे। तो वो अपनी स्मृति का वहाँ पे प्रयोग कर रहा है। दोनों में मैं किसी को गलत नहीं कह सकती, क्योंकि दोनों के पास अपने अनुभव और अपनी स्मृतियाँ हैं जिसका वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हैं। अब मैं महाश्वेता देवी पे अपनी बात कहूँगी और मुझे लगता है 5-7 मिनट और होंगे मेरे पास। महाश्वेता देवी, अभी मैं दिल्ली में हूँ और अपने जीवन में दूसरी बार दिल्ली आई हूँ, और जब मैं महाश्वेता देवी के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे उनकी कहानी के बारे में पता चला। द्रौपदी जो दिल्ली के विश्वविद्यालय में थी और उसे फिर हटा दिया गया, ये आप बेहतर मुझसे जानते होंगे कि क्यों हटा दिया गया। तो आज मैं उसको केंद्र में रख के अपनी बात कहने की कोशिश करूंगी। महाश्वेता देवी इतिहास, कल्पना और तथ्यों के माध्यम से अपने कथा संसार का निर्माण करती हैं और इतिहास दृष्टि का औपन्यासिक संसार के रूप में जब भी वो रूपांतरण करती हैं तो बहुत सावधानी से करती हैं। उनकी सुलझी हुई इतिहास दृष्टि उन्हें वर्चस्वशाली विमर्श से बचाती है।
आप एक बात और याद रखिए, महाश्वेता देवी का एक उपन्यास था झांसी की रानी, वृंदावन लाल वर्मा का भी एक उपन्यास था झांसी की रानी। तो महाश्वेता देवी जब झांसी की रानी लिख रही हैं तो वो उनके अनुभव, उनके सामाजिक अनुभव, उनके इतिहास वाली झांसी की रानी है। और वृंदावन लाल वर्मा जब लिख रहे हैं तो वो प्रभुत्वशाली विमर्श से उभरी हुई झांसी की रानी है। तो इन दोनों की झांसी की रानी एक झांसी की रानी नहीं है। द्रौपदी की बात कर रही हूँ, द्रौपदी आदिवासी स्त्री है, वो उनके अनुभव से उपजी है। और महाभारत की जो द्रौपदी है वो उनके मानवीय उस समय के जो मूल रहे होंगे जहाँ स्त्री वस्तु थी उससे उपजी हुई स्त्री है। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो वो कपड़े की इच्छा रखती कि मेरी इज्जत किसी तरह से बच जाए। इस द्रौपदी का जब बलात्कार होता है सेना के द्वारा और फिर जब उसको सेना के सामने प्रस्तुत किया जाता है, सुबह अधिकारी कहते कि लाइए हमारे पास उसको, तो लोग जाते हैं कहते हैं लो ये कपड़े पहने और आप चलो, तो वो कपड़े फेंक देती है। उसी अवस्था में वो जाती है अफसर के पास, वो बहुत डट के कहती है तुम मेरे कपड़े तो उतार सकते हो लेकिन मेरे कपड़े पहनाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तो ये एक प्रतिरोध है जो महाश्वेता देवी के उपन्यासों में हमें देखने को मिलता है। पाँच मिनट और मैं बस खत्म करूंगी अपनी बात। महाश्वेता देवी जब मैं इस विषय पे सोच रही थी तो एक दो बातें और मेरे दिमाग में आ रही थी कि ये है इस्मत चुगताई है या फिर महाश्वेता देवी हैं या फिर कृष्णा सोबती हैं, इनका परिवेश बिल्कुल अलग अलग है, इनका जो भाषा है वो भी बिल्कुल अलग अलग है। और क्योंकि महाश्वेता देवी एक्टिविस्ट रही हैं, उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में काम किया है, तो वो जब लिखती हैं तो वो जो सबाल्टर्न दृष्टिकोण है वो उनके कथा संसार में हमें देखने को मिलता है। और जिस दृष्टि से अभी तक साहित्य में बहुत कम लिखा गया और अब लिखा जाना शुरू हुआ है, तो एक उपन्यासकार के लिए बहुत जरूरी है कि जो उसकी औपन्यासिक दृष्टि है वो बहुत सुलझी हुई हो, उसका जो इतिहास बोध हो वो सही हो, क्योंकि वो सीधे सीधे जनता के साथ जुड़ा है। अगर वो गलत लिखेगा तो वो एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों के इतिहास बोध के साथ खेल करेगा। तो साहित्यकार का सजग इतिहास बोध बहुत जरूरी है। मुझे लगता है अब मेरा समय हो गया होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं मैम को बुलाना चाहूंगी। मैम प्लीज आप आइए। हाँ जरूर। एक मिनट। दोनों ही वरिष्ठ हैं। एक कह रही है कोसिएगा मत, एक कह रहे हैं पानी पी पी कर ही तो कोसा जाता है। लेकिन वो स्त्री क्या जो अपनी बात ना करे। सबसे पहले तो आज के इस अंतिम सत्र जिसे सबसे ज्यादा उबाऊ नींद भरा होना चाहिए था, वह सबसे ज्यादा जागृत, चेतन और डिस्कोर्स की प्रतिरोधात्मक ऊष्मा से संपन्न समृद्धतम सेशन है। और इसका श्रेय निश्चित रूप से रोशनी और चाहत को जाता है। और रोशनी को बधाई जन्मदिन की भी। आज के सत्र में मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल सत्र युवा आलोचकों के लिए रखा गया है। कृष्णा सोबती को पढ़ना और फिर उसके बाद उनके समय में एक समृद्ध अंतरधारा के रूप में अपनी लेखनी के माध्यम से तमाम वर्जनाओं को, तमाम प्रतिरोधों की दीवारों से मुठभेड़ करते हुए अपने एक निखूट मनुष्य स्वर को स्थापित करने वाली अन्य दो रचनाकारों के साहित्य का अवगाहन करना, फिर उनके बीच में, इन तीनों लेखिकाओं के बीच में जो समानता के अंतर सूत्र बनते हैं, उन अंतर सूत्रों की तलाश करके अपने समय तक पहुंचना,
यह एक बहुत बड़ी दृष्टि का काम है और संभवतः ये कच्ची उम्र के युवा आलोचक नहीं कर पाएंगे, लेकिन नई पीढ़ी अगर पुरानी पीढ़ी को शिकस्त ना दे तो पुरानी पीढ़ी को भी जीने का मजा ही क्या आएगा। तो अच्छा लगा कि इन्होंने तमाम गहराई से विविधताओं को और समय को जटिल संश्लिष्ट बनाने वाले अवरोधों को, अंतर सूत्रों को, कुंठाओं को और ग्रंथियों को भी अपनी रचना में पकड़ा है कि यदि समय ऐसा है तो वह क्यों है। मैं सबसे पहले रोशनी के बात कर, हाँ मैं यहाँ, आपने कहा था त्रयी, आप अपनी मर्जी से त्रयी बनाइए। मैं त्रयी तो नहीं बना रही, लेकिन एक नाम जरूर ऐड करना चाहूंगी कि कृष्णा सूक्ति, इस्मत चुगताई, महाश्वेता देवी और कुर्तुल हैदर। कुर्तुल हैदर के बिना शायद हम अपनी सांस्कृतिक यात्रा संपन्न नहीं कर सकेंगे जिसके भीतर मनुष्य है और भारतीयता है। और हम जानते हैं कि वह समय, चाहे वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो, चाहे वो गोरा उपन्यास हो, चाहे वो वोल्गा से गंगा तक हो, वह भारतीयता की तलाश में उस समय के बुद्धिजीवी वर्ग की एक अकुलाहटें थी कि ये जो डिस्कोर्स, ये जो वितंडावाद फैलाया जा रहा है हिंदुत्व के जरिए, बंच ऑफ थॉट्स के जरिए, सन्यासी विद्रोह के जरिए, आनंद मठ के जरिए, क्या यही हमारी पहचान है? ये जो अखाड़े हैं, आश्रम, मठ, क्या यही हमारा हिंदुत्व? ये मनुस्मृति की ध्वनियां, और मनुस्मृति की ध्वनियां, संविधान आ गया है लेकिन मनुस्मृति की ध्वनियां तो आज भी हमारे समय में और हमारे अपने व्यवहार में, रोजमर्रा के व्यवहार में आज भी जीवित है। तो इन सब के विपरीत, इन सब के समानांतर कौन हमें चाहिए, हिंदू या भारतीय? वह भारतीय कौन है, इसकी तलाश में ये चारों स्वर निकले हैं, बहुत पुख्ता स्वर निकले हैं। और यह त्रय या यह चतुष्टय बनाने से मुझे ये लगता है कि आज के इस अंतिम सत्र का और अशोक वाजपेयी जी की कल्पना का महत्व यह है कि अब तक हमारा सारा विमर्श पुरुष केंद्रित रहा है और स्त्रियों के लिए कह दिया जाता है कि क्या करती हैं स्त्रियां, घर के एक संकीर्ण से दायरे में ही तो काम करती हैं। और अभी एक फेसबुक पोस्ट जिस पर तहलका भी आया था कि क्या आज की लेखिकाएं सांप्रदायिकता पर कहानी लिख रही हैं, बहुत तंज भाव से, बहुत हीनता भरी दृष्टि से कि स्त्रियों की ये औकात और यह बिसात कहाँ कि इतने बड़े बड़े मुद्दों पर बात कर सके। तो ये चारों रचनाकार दरअसल स्त्री द्वेषी दृष्टिकोण का प्रतिरोध करते हुए अपनी एक बड़ी लकीर खींचती हैं जो विमर्श की तू तड़ाक वाली, पराजित करने वाली, ऊंची नीची पोजीशनिंग की डिबेट में अपनी ऊर्जा जाया किए बिना एक बड़ी लकीर खींचना, और उस लकीर को आज भी एक चुनौती की तरह उन्होंने स्थापित किया है। रोशनी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और बहुत मौजूद सवाल इसलिए है कि वह हमारा समय आज भी उसी से जूझ रहा है कि हम 100 साल से उसी लूप में घूम रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्म क्या है? हम नहीं जानते धर्म क्या है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? तटस्थ होना, समभाव होना, सहिष्णुता होना, या अपनी मनुष्य अस्मिता के आलोक में तमाम व्यक्तियों को देखना। धर्म तो वर्णाश्रम व्यवस्था का, हिंदू धर्म तो उसका एक हिस्सा ही रहा था, उसके बाद जाति व्यवस्था बनी है। समय को हम लीकों में, खंडों में नहीं बांट सकते, जैसे हम नदी को खंडों में, टुकड़ों में नहीं बांट सकते। पानी तरल बहता रहता है लेकिन पानी के साथ उद्गम का जल उसमें मिलता रहता है, वह एक अनवरत परंपरा है। तो धर्म के प्रश्नों को सुलझाने के लिए हमें बहुत पीछे तक जाकर देखना है कि यह जो धर्म धारण करना, यह किसी मजहब के साथ, इस पूजा के साथ, पूजा उपासना कर्म कांड के साथ, अध्यात्म के साथ नहीं जुड़ा है। यह सबसे पहले हमें हमारे मनुष्य होने का आभास बोध देता है, फिर उस मनुष्यता के उत्खनन का भाव देता है, और उसके बाद मेरी मनुष्य अस्मिता में दूसरे की मनुष्य अस्मिता भी स्थित है। इस बड़े बोध को यह लेकर जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी धर्म की तमाम बातें हमें कहीं उपनिषदों की तरफ ले जाती हैं, जहां तत्वम असि से
मैं ही ब्रह्म हूं तक का बोध है, अहम ब्रह्मास्मि का बोध है, फिर सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सभी ही ब्रह्म है, यह बोध जब आता है तो उसमें तेरा मेरा धर्म, तेरा मेरा लिंग, तेरा मेरा वर्ग, तेरे मेरी जाति, ये सब भेद तो बेमानी हो जाते हैं। तो इन चारों रचनाकारों में, चार ही बात करूंगी, तीसरा मैं ऐड कर रही हूं, तो इन रचनाकारों की एक दृष्टि हमें दरअसल यही बता रही है कि हमें धर्म के, संप्रदाय के तमाम संकीर्णताओं से बचकर अपने आप को देखना है, दूसरों पर उंगली नहीं उठानी है। मनुष्य के तौर पर, नागरिक के तौर पर, मैं जो 21वीं सदी में जी रही हूं या जी रहा हूं, मेरा अपने भविष्य को बनाने के लिए, समय का सृजन करने के लिए क्या दायित्व है। तो ये इन दोनों वक्ताओं की बात सुनकर मुझे लगा कि इन रचनाकारों के सूत्र को, मर्म को पकड़ रही हैं और उसे बता रही है कि किस तरह से सबसे पहले किसी भी एक बड़े रचनाकार को अपने समय का दर्शक होना होगा। वह समय का भोक्ता है, लेकिन समय की अंतरधारा में जो उलझी हुई डोरियां हैं, उन उलझी हुई डोरियों को उसे निसंग दृष्टा की तरह भी देखना है। और फिर उसके बाद वह उपभोक्ता नहीं है, हमारा आज का समय उपभोक्ता समय है, लेकिन हम नागरिक, उपभोक्ता नागरिक नहीं हो सकते। हमें बहुत जिम्मेदार, संवेदनशील नागरिक होना होगा, हमें सृष्टा नागरिक होना होगा, हमें दृष्टा नागरिक होना होगा। तो ये रचनाकार एक सृष्टा की हैसियत से अपने विवेक को, संवेदनात्मक विवेक को अपने उस ऑब्जर्वेशन में, अपनी उस परंपरा में मिलाकर उसे जो एक नई गूंथ देती है, वह दरअसल उनका बड़ा योगदान है। चाहे वो आग का दरिया उपन्यास हो, चाहे कागजी है पैरहन में वो अपनी ही स्मृतिकताएं, अपनी ही ग्रंथियों से, अपने ही समय की ग्रंथियों से, अपनी ग्रंथियों से नहीं, अपने समय की ग्रंथियों से जूझ रही हैं। और एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे पुरुष रचनाकारों में भी ये नहीं दिखाई पड़ता कि एक साथ हम अपने भीतर भी उतर रहे हैं और अपने भीतर से बाहर निकलकर समय के भीतर भी प्रविष्ट हो रहे हैं। पुरुष साहित्य में अपने भीतर उतरने का वह संवेदनात्मक धैर्य नहीं होता, यह मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अपनी बात कहने में और इनको बीच में करने में इतनी विचलित हो गई हूं कि एक बहुत बड़ा कैनवस मेरे सामने आ गया है। इन रचनाकारों को क्यों हमें पढ़ना चाहिए, दोनों ने बात की है, क्योंकि इनके माध्यम से हमने अनकही दमित की जाने वाली, अनसुनी की जाने वाली आवाजों को ही नहीं सुना है। इनके माध्यम से हमने दलितों, आदिवासियों और हाशिए में ढकेलकर आज तो घृणा का पात्र भी समझा जाता है, उन मुस्लिम स्वरों को अपने सामने उजागर किया है, इन पर बात की है। नहीं तो हमारा आज का डिस्कोर्स एक अभिजन समाज की बात करता है, हाशिए की बात करते हुए भी हाशिए के इन स्वरों को उतनी तीव्रता से सुनने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान नहीं करता। मैं इस्मत चुगताई की बात करूं तो उनका कागजी है पैरहन का ही एक छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ कि वो कहते हैं कि मैं बच्ची थी और बातूनी थी। खैर मुझसे ज्यादा बातूनी एनी आपा थी, यानी कुर्तुल एन हैदर थी, वो बता रही हैं। कहते हैं मैं खामखा में, हम लोगों को रोना पीटना बचाने की बचपन में बहुत आदत थी, तो मैं जहाँ वो नौहे पढ़े जा रहे थे करबला के दिनों में, मैं वहां गई और मैं अचानक रोने लगी कि वली असगर के हलक पे तीर क्यों मारा। जो वो गा रहे थे कि वली असगर के हलक पे तीर मारा, तो मैं रोने लगी, वली असगर के हलक पे ही तीर क्यों मारा, कहीं और मार देते, बेचारे के हलक पे ही तीर क्यों मारा। और उस एक प्रसंग को किस तरह से उनकी रचनाओं में और उनके जो बोध में वह प्रश्न है कि वह जो हलक पर तीर मारा है, हम आज पृथ्वी के, धरती के हलक पर भी तो तीर मार रहे हैं और हम तीर मारने से हट नहीं रहे हैं। हम कैसे कहें कि उसने तीर मारा? क्या यह जो तीर अभी भी हमारी धरती अपनी हलक में तीर लेकर प्यासी है, प्राणों के लिए तड़फड़ा रही है, क्या उसके हलक में हमने तीर नहीं मारा है? तो यह एक बहुत बड़ा प्रसंग है। इसी की तरह अगर मैं महाश्वेता देवी की बात करूं, महाश्वेता देवी की आपने जो विरज की बात की, निश्चित रूप से वह
आज के समय में स्त्री और तमाम हाशिए पर फेंकी गई अस्मिताओं को पुनः बहुत महिमा मंडित ढंग से पुनः अंधेरों में, हाशियों के अंधेरों में गर्द कर देने की एक बहुत बड़ी धार्मिक साजिश रही है। महाश्वेता देवी भूख की बात करती हैं। उनकी एक कहानी कहीं मैंने पढ़ी थी, मुझे उसके बाद वो मिली नहीं। उसका एक वाक्य मुझे बहुत ही आज तक विचलित किया है कि हम लोग क्या है, भूख को पानी के साथ सान कर खा लेते हैं। हमें अन्न नहीं मिलता, धान नहीं मिलता, चावल नहीं मिलता, भूख को पानी के साथ सान कर खा लेते हैं। उनकी एक कहानी है भात। भात कहानी में एक दुसाध इनकी, और एक कहानी है गांधी मैदान में हरिया दुसाध। भात कहानी में किस तरह से वह व्यक्ति बाढ़ की वजह से दुसाध आदिवासी व्यक्ति अपना सब कुछ खोकर खाने के लिए तरस रहा है। कलकत्ता में अपनी एक रिश्ते की बहन के पास आता है जो किसी बड़े व्यक्ति के जमींदार के घर में नौकरी कर रही है। वहां पता चलता है उसे एक मन लकड़ी चिरवाई जाती है और यह कहा जाता है कि जब उसको यम के पंजे से इस वृद्ध महाशय को हटाने के लिए जो पूजा पाठ हो रहा है, जब यह पूजा पाठ संपन्न हो जाएगा तब खाना मिलेगा। कई तरह के भात उसे पता चलता है और पूरा बड़ा कमरा गोदाम भात से भरा हुआ है, तरह तरह के चावल से भरा हुआ है, तरह तरह के पकवान, मेवे। वो फटा रह जाता है कि जो बियाड़, यानी जिस क्षेत्र में हम खेती करते हैं, हमें तो वहां रूखा सूखा धान भी नहीं मिलता था, उस बियाड़ में क्या यह उपजता है? और वह खाने के लालच में, खाने की प्रतीक्षा में 1 क्विंटल गेहूं को काटता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि उन वृद्ध महाशय की जो 82 साल की है, उनकी तो मृत्यु हो गई है, जिन्हें यमराज के पंजे से छुड़ाने के लिए यज्ञ करवाया जा रहा था। तो अब वह सारा का सारा खाना वह खराब हो गया है, शौचपूर्ण हो गया है। उस खराब खाने को नहीं खाया जाएगा, उसे कुत्तों को फेंक दिया जाए। और उसके भीतर पूरे कुनबे की, पूरी बिरादरी की, पूरी दमित अस्मिता की भूख जगती है। और वो कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं, वो कहता है कि ठीक है, मैं इसे ले जाता हूं और मैं दूर स्टेशन तक दूर फेंक कर आऊंगा ताकि यहाँ कौवे ना आए। और वह वहां जाता है और किस तरह से दोनों हाथों से वह उस पूरी एक बड़ी बटलोई, पीतल की भरी बटलोई को वह अकेला निगलता है और उसे लगता है कि हाँ, ये बियाड़ में जो हम काम करते हैं, जहाँ की मिट्टी में हम ये अमृत उपजाते हैं, वह उसका स्वाद कैसा है। उसके बाद फिर कहानी आगे और चलती है। तो यानी वह जो छुपा दी गई अस्मिताएं हैं, उन्हें यह स्त्री लेखन अपने भीतर की संवेदना और आत्मीयता से उजागर कर रहा है। पुरुष रचनाकार भी छुपा दिए गए दृश्यों को सामने लाते हैं, लेकिन उनके भीतर उनका आत्मीयता, उनका मैं, उनकी आत्मपरकता नहीं मिलती है। उसके साथ तादात्म्यकरण का भाव हमें उन रचनाओं में नहीं मिलता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, क्यों नहीं हम संवाद की कल्पना करें, जो स्त्री लेखन की खास विशेषता है और स्त्री पाठ की भी यही विशेषता है कि देवता है। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मंदिर का विवाद क्यों हो? क्यों नहीं ये 2 सहेलियों की तरह? हम तो सहेलियों की ही कल्पना करेंगे, सहेले तो कभी हम गलवैया डालकर बात नहीं करते। तो क्यों नहीं ये सहेलियों की तरह आपस में संवाद करते और कहते कि अरे तुम काले हो और तुम गोरे हो और तुम्हारे आजकल घाव क्यों हो रहे हैं? तो इस तरह की जो फैंटेसी है, फैंटेसी दरअसल समय की विभीषिकाओं को, जो कुटिल, कुत्सित, विध्वंसकारी विभीषिकाएं हैं, उनको चीर कर अपने सृजन के एक आलोक रेखा को ही प्रस्तुत करना होता है। समय हो गया। तो बहुत कुछ कहने के लिए इन 3 रचनाकारों के पास है। और कृष्णा सोपती का गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, मुझे वो इसलिए अच्छा लगा कि वो एक जगह हम हशमत में गे पर जब लेख लिखती हैं तो वो नॉस्टैल्जिया के विरोध में बात करती हैं कि जो बीत गया है वो बीत गया ना, वो अब हमारे साथ नहीं आएगा। लेकिन कृष्णा सोपती की विशेषता है वो नॉस्टैल्जिक नहीं है, लेकिन अतीत की स्मृतियों से पीछा नहीं छुड़ाती हैं। अतीत की स्मृतियों को वो ऑब्जर्वेशन का विषय बनाती हैं, उस ऑब्जर्वेशन का वो एनालिसिस करती हैं, उस व्यक्ति का नहीं, उस कालखंड का नहीं, संपूर्ण समय का, समय को वो एक यूनिट में पढ़ती हैं। और इसीलिए जब वो विभाजन की विभीषिका से संत्रस्त होती हैं तो वो अपने आप को एक विक्टिम के तौर पर भी महसूस करती हैं। और उनका परिवार जो नेहरू को
गांधी को गालियां निकाल रहा है, कहीं वो उनके साथ भी जस्टिफाइड ढंग से खड़े हैं कि इन्हें विस्थापित किया गया है। विस्थापन के बाद क्या इनकी मनुष्य अस्मिता का स्वीकार और प्रतिष्ठापन नहीं किया जाना चाहिए था? मैं शरणार्थियों के दर्द को इसलिए जानती हूं कि मैं पंजाब की लड़की हूं, हरियाणा में रहती हूं, तो हमारे यहाँ रिफ्यूजी नाम से आज भी एक बड़ी कौम को रिफ्यूजी बोला जाता है, शरणार्थी, इतने बरस बाद भी। और उन्हें हम थोड़ा बहुत मुसलमानों की तरह हमारा समाज अपने भीतर अंगीकार नहीं करना चाहता। और जब वो कहते हैं कि ठीक है तुम हमें अंगीकार नहीं कर रहे, हमें हिंदुत्ववादी दल तो अंगीकार कर रहे हैं, वो उधर चले जाते हैं तो हम उन्हें फासिस्ट कहते हैं। तो दरअसल कृष्णा सोपती का प्रत्येक वाक्य वह बता रहा है कि हमारी अपनी ही क्रियाएं प्रतिक्रियाएं किस तरह से समय को लहूलुहान बना रही हैं। और इस पूरे के पूरे आत्म संस्मरणात्मक उपन्यास में वो जब सिरोही को अपना कर्म क्षेत्र बनाती हैं तो वो कहती है कि विभाजन कहाँ कहाँ है, राजसत्ता और लोकतंत्र का द्वंद्व है, छोटी जातियों और बड़ी जातियों का द्वंद्व है, हिंदू और मुसलमान का द्वंद्व है, अमीरी और गरीबी का द्वंद्व है। तो ये जो बंटवारे हैं, यह तो जगह जगह बंटवारे हैं, किस एक बंटवारे की बात की जाएगी? और इस बंटवारे के लिए क्या राजनेता ही जिम्मेदार है? नहीं, राजनेता को ताकत देती है हमारे अंदर पसरती हुई लोभ, लालसाएं, मोह, मत्सर, महत्वाकांक्षाएं, सुविधा भोगी जीवन की आरजू। तो अच्छा साहित्य हमें हमारे भीतर के तलघर में ले जाकर अपनी कुंठाओं और ग्रंथियों को पहचानने का विवेक देता है और फिर बाहर आकर अपने समय को सिरजने का एक औदात्य भरा, जिम्मेदारी भरा नागरिक बोध भी। मैं फिर से दोनों की बहुत बहुत तारीफ करूंगी। वाकई जब हम पर्चे के मोह से अपने आप को छोड़ देते हैं तो हम अपने अंदर के स्वर को सुनते हैं, वह अंदर का स्वर जो निरंतर हमें बेहतर मनुष्य बनाता है। शुक्रिया। बस मैं अंतिम बात कहूँगी कि मैंने अपनी बात विरज से शुरू की थी और गया में ही एक नदी है फल्गु, अंतर सलीला नदी है, जमीन के ऊपर कम बहती है, जमीन के नीचे ज़्यादा बहती है। तो जब भी जरूरत होती है लोगों को उसमें गड्ढा करते हैं और पानी निकाल लेते हैं। साहित्य भी वैसा ही है। आज जब हमारे सामने इतने सारे संकट है, हमें फिर से साहित्य की तरफ जाना चाहिए और पानी निकाल के जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। शुक्रिया। मित्रों, अब पहले तो मैं अपनी ओर से और रज़ा फाउंडेशन की ओर से आप सबका बहुत आभार व्यक्त करूं, खासकर उनका जिनमें से कई ऐसे होंगे जिन्होंने शायद पहली बार, कुछ ने फिर से कृष्णा सोपती को पढ़ा और उस पर लिखने का यत्न किया। हमको मालूम है कि हमारे आग्रह में कि आप 10 मिनट बोलें या 12 मिनट बोलें एक तरह का अंतर्विरोध है, क्योंकि हम चाहते तो हैं कि आप विस्तार से लिखें और फिर ये चाहते हैं कि नहीं, विस्तार से लिखने के बाद आप उसको 12 मिनट में और 15 मिनट में पेश करते हैं। इसका एक कारण तो ये भी है कि सारे लेखक अच्छे वक्ता नहीं होते और सारे लेखकों को संयम भी नहीं आता, जिसका बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले। होना तो ये चाहिए था कि आप अपना पर्चा लिखते, उनमें से उन कुछ अंशों को निकाल लाते जिनको आप 15 मिनट में पेश कर सकते। कुछ ऐसा हुआ कि हमको कहानी बता रहे हैं, अरे हमको पता है। तो इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि आपके सामने जो श्रोता बैठे हैं उनमें से अधिकांश तो आप ही हैं,
फिर तो ये एक दिक्कत है। पर कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही समृद्ध युवा हुआ। मैं युवाओं से बहुत नाराज रहता हूं। उनको इतने मंच उपलब्ध कराने के बावजूद ये ससरे जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितनी सजगता होनी चाहिए, जितना वो सब नहीं करते हैं। पर इसीलिए जब हमने पहला युवा किया था और वो मुक्तिबोध की मृत्यु के 60 वर्ष पूरे होने, जन्म शती शुरू होने जा रही थी, तो आरंभिक सत्र में ही मैंने 3 ऐसे लोग जो लगभग युवा दिवंगत हो गए उनके उद्धरण दिए थे, पढ़े थे। एक मुक्तिबोध का, एक धूमिल का और एक मलयज का। 2 दिनों तक लगभग 65 युवा लेखकों ने विभिन्न विषयों पर बातचीत की। किसी ने इन तीनों लेखकों का उल्लेख नहीं किया, बल्कि किसी ने अपने किसी पूर्वज लेखक का उल्लेख नहीं किया। उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं कहा, ससुरों को बुलाओ, इतना आयोजन करो, चिट्ठियां लिखो, ये करो, वो करो, और उसके बाद अगर इनको ये याद करने की भी फुर्सत नहीं है कि इनके पहले अगले जमाने में कोई मीर भी था, तो फिर हम क्यों करें। जब थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, जब धीरोदात्त मन जागा, कभी कभी जागता है मुझ में भी, मेरे जैसे दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति में भी, मैंने सोचा कि नहीं, इनको अब विवश करेंगे कि ये विषयों पर ही बोलें और वो विषय हम पहले से निर्धारित करेंगे। अब दूसरी दिक्कत इसमें, तो हमने जो, आप जानते ही हैं कि हमने जो आयोजन किए हैं उनमें युवा के जो सत्र हुए हैं इसमें कालजयी उपन्यास और कलाओं पर भी एक हुआ, गांधी पर एक हुआ, एक युवा हिंदीतर मूर्धन्य कवियों पर हुआ, और ये सब बहुत असाधारण है। ऐसे आयोजन, मुझे आत्मविज्ञापन करने की अनुमति दीजिए कि ऐसा आयोजन हिंदी में तो पहले कभी हुआ ही नहीं है, युवाओं को लेकर ही नहीं, धवल केशियों को लेकर भी नहीं हुए, या कचरे बाल वालों के लिए नहीं हुए, क्योंकि हमने लेखकों के बारे में विचार करने में कभी बहुत उत्साह नहीं दिखाया। हम सैद्धांतिक इत्यादि, बहुत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऐसे ऐसे जो विषय होते हैं, इन पर बड़े उत्साहित रहे। साहित्य में संगठनात्मक जो भी प्रयत्न हुए हैं वो ज़्यादातर प्रयत्न सैद्धांतिक, वैचारिकी इत्यादि पर विचार करने के हुए हैं। रचनाकारों पर, ठोस कृतियों पर केंद्रित संवाद बहुत कम हुआ, जिसकी हमने इस साथ शुरुआत की। युवाओं को इतना बड़ा मंच हिंदी में तो छोड़िए, किसी भारतीय भाषा में नहीं मिलता। और ये मेरी राय नहीं है, मुझसे एक बार बात हो रही थी तो गुलाम मोहम्मद शेख ने कहा, जो गुजराती के बड़े कवि भी हैं और बड़े चित्रकार तो हैं। तो इस बहाने अब ये होने लगा कि हमारे जो युवा मित्र आते हैं वो कुछ पढ़ के आते हैं। तो एक तो यही एक बड़ा भारी उपलब्धि है कि 35 युवा लेखकों ने कृष्णा सोबती को पढ़ा, और उनमें से कुछ ने कृष्णा सोबती के अलावा औरों को भी पढ़ा। निर्मल वर्मा को पढ़ा, कृष्ण बलदेव वैद को पढ़ा, महाश्वेता देवी को पढ़ा, किस्मत चुटकाई को पढ़ा इत्यादि। लेकिन ये छूट बराबर है कि आप उस
हमारे द्वारा निर्धारित विषय को अपने हुनर से बदल दें। हमने जो विषय चुना था हिंदी आलोचना और कृष्णा सोक्ति, उसको उन वक्ताओं ने पूरी तरह से बदल दिया और बहुत ही दिलचस्प ढंग से बदला कि उन्होंने कृष्णा सोक्ति को एक आलोचक के रूप में लगभग स्थापित कर दिया। तो ये बहुत ही, तो मैं उन संयोजकों आयोजकों में से नहीं हूं जो अपनी ही इस पराजय पर प्रसन्न न हो। क्या देखो, कमाल कर दिया। तीसरी बात यह है कि रजा फाउंडेशन के बारे में आपको कुछ बताना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार आए। जैसा मैंने शुरू में कहा था संक्षेप में कि ये फाउंडेशन महान चित्रकार रजा सैयद हैदर रजा ने स्थापित किया। उनकी चित्रकला के अलावा कविता और संगीत और नृत्य और विचार में बड़ी दिलचस्पी थी और वो चाहते थे कि इन क्षेत्रों में कुछ किया जाए। सौभाग्य से उन्होंने इतने वित्तीय साधन इस फाउंडेशन को मुहैया करा दिए कि हमने 15 वर्ष पहले ही फाउंडेशन में निर्णय लिया कि हम किसी सरकार से और किसी कॉरपोरेट हाउस से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे। हम जो करेंगे अपने ही वित्तीय साधनों से करेंगे। दूसरा, आपने लक्ष्य किया होगा कि हमारे आयोजन में कोई व्यर्थ का शोभा अनुष्ठान नहीं है। न हम फूल चढ़ाते हैं, न माला देते हैं, न किसी को बुलाते हैं कि आप आइए हमको अभिभाषण करिए इत्यादि इत्यादि। हम वरिष्ठों को भी बुलाते हैं तो उन पर भी एक बंदिश लगाते हैं कि आप इन वक्ताओं को सुनिए और फिर जितने मिनट दूसरों को मिले उतने ही आपको मिलेंगे, उसी में अपनी बात कहिए। रजा फाउंडेशन सिर्फ साहित्य में सक्रिय फाउंडेशन नहीं है। हम करीब 80 आयोजन करते हैं एक वर्ष में, जिसका मतलब है कि हर चौथे दिन हम कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होते हैं। और हम का मतलब है हम 5-6 लोग। तो ये प्रबंधन का एक असाधारण उदाहरण है। इसलिए यह हो पाता है कि ये दुनिया मतलब तरह तरह के क्षेत्रों में है, ये सिर्फ साहित्य में नहीं। साहित्य उसका एक क्षेत्र है, ललित कला उसका क्षेत्र है, शास्त्रीय संगीत उसका क्षेत्र है, शास्त्रीय नृत्य उसका क्षेत्र है, रंगमंच उसका क्षेत्र है, विचार उसका क्षेत्र है, सिनेमा उसका क्षेत्र है। तो इन सब में हम कुछ ना कुछ करते हैं। सिर्फ साहित्य में ही हमने अज्ञेय, शमशेर, मुक्तिबोध, विजय देवनारायण शाही, कृष्णा सोक्ति, हबीब तनवीर, कुमार गंधर्व इत्यादि की जन्मशतियां व्यापक रूप से मनाई। हमने युवा श्रृंखला में भी उपन्यास पर, कला पर, गांधी पर, हिंदीतर मूर्धन्यों पर और कुछ भूले बिसरे लोगों को याद करने, जैसे हमने कमलेश पर, धर्मवीर भारती पर और कौन, राजकमल चौधरी इत्यादि इत्यादि पर भी सत्र किए। हमने एक रजा पुस्तक माला शुरू की। रजा बहुत चाहते थे कि हिंदी में कुछ हमको संयोग से और सौभाग्य से पीयूष दैया जैसे सहयोगी मिल गए। तो इरादा तो ये था कि हम 100 पुस्तकें निकालेंगे, वो 200 हो चुकी और अभी भी हमने हार नहीं मानी है, तो अब कम कर दिया है। हमने जीवनियों का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। हिंदी में लेखकों कलाकारों की जीवनियां नहीं है, यहाँ है तो बहुत कम है। अब
तक हमने अज्ञेय, मुक्तिबोध, रेणु, रघुवीर सहाय, कृष्णा सोप्ती, कुमार गंधर्व, नागार्जुन, जगदीश स्वामीनाथन, भूपेन खक्कर, शंखो चौधरी, शंभू महाराज, जोहरा सहगल आदि की जीवनियां लिखवाई और प्रकाशित की। और 3 जीवनियां हमारे हाथ में आ गई हैं। वो हैं क्रमशः अब्दुल करीम खां, जो किराना घराने के बड़े भारी गायक थे। दूसरा संयुक्ता पाणिग्रही, जो उड़ीसी की बड़ी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, जिनकी बहुत पहले मृत्यु हो गई। और तीसरा जिया मोइनुद्दीन डागर, जो रुद्रवीणा के अद्भुत ध्रुपद कलाकार थे। और ऐसी ही और जीवनियां चल रही हैं। हम एक आयोजन करते हैं आज कविता, जो हर 2 महीने में एक बार होता है, और उसमें करीब 120 कवि अभी तक कविता पाठ कर चुके। एक चिंता मेरी ये रही है कि हमारे बहुत सारे जो शहर थे, जो साहित्य के केंद्र थे, क्योंकि हिंदी में एक बहुकेंद्रिकता थी, वो धीरे धीरे, जब मैं कल कह रहा था किसी से कि एक चित्र है जो मेरठ साहित्य परिषद का चित्र है, जिसमें निराला और स्मितानंद पंत और अक्के और जाने कौन कौन बैठे हुए हैं। और मेरठ साहित्य परिषद, मेरठ का आजकल नाम साहित्य के संदर्भ में तो कोई लेता ही नहीं, लेकिन एक ज़माने में मेरठ साहित्य परिषद थी और होमवती देवी थी, जिनके कारण ये संभव हुआ था। इलाहाबाद में, बनारस में, लखनऊ में, पटना में, जयपुर में, मुजफ्फरपुर में, आरा में, इन सब जगहों पर कुछ साहित्यिक गतिविधियां थी, वो धीरे धीरे गायब हो गई, निष्क्रिय हो गई, निष्प्राण हो गई। तो एक हमारा प्रयत्न इन केंद्रों को फिर से जीवित करने का है। जीवित हम क्या करेंगे? हम तो वहाँ के कोई लोग अगर तैयार हों बीड़ा उठाने को, तो उनकी कुछ वित्तीय मदद कर सकते हैं। तो अभी तक हमको 2 ही जगहों पर या 3 जगहों पर सफलता मिली। एक पटना में हमने वहाँ के जो स्थानीय बड़े लोग हुए हैं, उनके अभिलेखन का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें वहाँ के रंगकर्मी और चित्रकार इत्यादि, गायिका, कोई लोक गायिका, उनका भी लेखन हुआ। दूसरा, हम जानकी वल्लभ शास्त्री न्यास के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर में कविता पर केंद्रित एक आयोजन करते हैं, वो चल निकला है। तीसरा, हमने सोचा अपने शहर से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो हम भी जिस शहर में रहते थे उस समय वो साहित्य का केंद्र था, सागर, मध्य प्रदेश का। तो हमने वहाँ 6 कवियों के पुनर्स्मरण का एक आयोजन किया, तो जिसमें शिव कुमार श्रीवास्तव, राजा दुबे, माधव शुक्ल मनोज, आग्नेय, रमेश दत्त दुबे और जितेंद्र कुमार, और इन पर बात करने के लिए सागर के बाहर से लोगों को बुलाया। तो ये भी चल निकला। अब आप लोग जिन शहरों में हैं और वहाँ अगर उस शहर में कुछ थोड़ी बहुत जान बची हो साहित्य के संदर्भ में, और अगर आप चाहें कि वहाँ कुछ इस तरह का किया जाना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसा उन्होंने विस्मृति का एक अभियान चला रखा है, उसके बरक्स हमको स्मृति का अभियान चलाना चाहिए। हमको अपने पुरखों को याद करना है। तो और वो साहित्य तक ही सीमित नहीं हो, उसमें कलाएं भी शामिल हो। हम 2 पत्रिकाएं हिंदी में निकालते हैं, एक अंग्रेजी में निकालते हैं। हिंदी में एक पत्रिका है जो हम उदयन संपादित करते हैं, जिसका नाम है समास, जो भोपाल से निकलती है, लेकिन रजा फाउंडेशन की पत्रिका है। हिंदी में शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य पर एकाग्र पत्रिका है स्वर मुद्रा, जो हम यहीं से निकालते हैं, और अब पीयूष दहिया उसके संपादक हैं। कुमार गंधर्व पर अभी हमने हाल में एक विशेषांक प्रकाशित किया है, जो 1100 पृष्ठों का है।
कुमार गंधर्व पर इतनी सामग्री एक साथ कहीं और उपलब्ध नहीं है जितना उन 2 अंकों में। ये तो युवाओं का ही करते रहते हैं। वो हम दिल्ली में 5 श्रृंखलाएं वैचारिक चलाते हैं। आर्ट मैटर्स, गांधी मैटर्स, लिटरेचर मैटर्स, आर्किटेक्चर मैटर्स। जैसा कि नाम से प्रकट है, ये बारे में होंगी। और बहुत सारी संस्थाओं को बहुत सारे ऐसे प्रयत्नों को जिनमें कोई ऐसी, मसलन अभी गुजराती में क्या नाम है उनका, कांजी भाई पटेल गुजराती के कवि हैं, श्रीधर जी जानते होंगे। उन्होंने एक प्रस्ताव किया कि उन्होंने भारतीय आदिवासी कविता का हिंदी और अंग्रेजी में एक वृहद संकलन तैयार किया है। तो हमने उनकी वित्तीय सहायता की है और वो जल्दी ही आ जाएगा। हमने एक फिल्म बनवाई, 2 फिल्में बनवाई हैं हमने। एक फिल्म में तो मदद की है जो एक आर्किटेक्ट पे थी। दूसरी फिल्म हमने कुमार गंधर्व पर बनाई जो अमित दत्त ने बनाई है। और उस फिल्म को विश्व क्या कहते हैं उसको, वर्ल्ड क्रिटिक्स चॉइस, तो वर्ल्ड क्रिटिक्स चॉइस में 10 मतलब विश्व प्रसिद्ध आलोचकों ने उसको उन 10 फिल्मों में चुना है जो पिछले वर्ष बनाई गई। उसका नाम है फूल का छंद। तो ये नहीं कि हमारी वित्तीय सीमाएं नहीं है, ये सब काम हम लगभग 2 करोड़ रुपए महीने में साल में कर लेते, जिसमें हमारा प्रशासन का जो खर्च है वो भी शामिल है। ये सब हम लोग अवैतनिक हैं तो, लेकिन मैं हर दिन 3-4 घंटे रजा फाउंडेशन जाता हूँ, वहाँ काम करते हैं रजा साहब। ये और आपको मैंने पहले बताया था कि इसको 1 करोड़ 11 लाख रुपए का अनुदान इस फाउंडेशन को कृष्णा सोपती ने भी दिया था। हम कृष्णा सोपती पर सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रहे थे, या बात करने का मैंने सोचा कि ये उनका जन्म शती वर्ष है, इसलिए भी सोचा कि इस समय उनकी आवाज और उनकी दृष्टि का एक अधिक व्यापक और प्रासंगिक अर्थ है। कृष्णा सोपती अपने जीवन में भी हस्तक्षेप करती रही, लेकिन वो एक मरणोत्तर हस्तक्षेप भी है। यही उनकी सजीव उपस्थिति का सबसे बड़ा साक्ष्य है। ये याद दिलाना, ये भी एक तरह का स्मृति प्रोजेक्ट है, यानी हम भूल न जाए। साहित्य का एक काम किसी भी समय में याद रखना, याद को बचाए रखना और याद दिलाना है। अगर साहित्य हमारे लिए ये नहीं करता तो हमारे किसी काम का नहीं होगा, और उसको भुला जाए हम, इसके बहुत प्रयत्न हो रहे हैं। इसलिए जाहिर है कि इन सब के पीछे सिर्फ ये नहीं है कि मैं तो जमाने का कुख्यात उत्सव धर्मी हूँ। 50 साल से मुझ पर यही आरोप लगता रहा है कि मैं तो उत्सव मनाता हूँ। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने नाम की लाज रखता हूँ। मेरा नाम अशोक है और अशोक का काम शोक करना नहीं है। लेकिन अगर ये छोड़ भी दें तो हमको एक ही तो जीवन मिला है। उसी जीवन में अगर हम उत्सव नहीं मनाएंगे
तो कोई अगले जीवन में जो जो जिनको मिल रहा है वो जाएं, वो अगले जीवन में उत्सव मनाएंगे, ऐसा उनको आश्वासन है। मुझे ऐसे आश्वासन की जरूरत नहीं है। मैं तो इसी संसार में मरना चाहता हूँ और इसी संसार में उत्सव मनाते हुए मरना चाहता हूँ। और ये जो उत्सव धार्मिकता है, ये हमारी अपनी परंपरा से आई है। अगर आप ध्यान से भारतीय परंपरा की अनेक विशेषताओं को, क्योंकि उत्सव धर्मिता ही सबसे समावेशी वृत्ति थी, उसी में अपवर्जन संभव नहीं था, न अपवर्जन की उसको कोई जरूरत थी, वो तो समावेश की विधा है। तो इसलिए उसका करने में हमें कोई बहुत उलझन नहीं है। ऐसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं और वो शायद युवाओं में भी होंगे, जिनको रजा फाउंडेशन से पता जाने खुदा जाने क्यों कुछ चिढ़ है। तो जैसे कहते हैं चिढ़ का इलाज तो क्या बोलते, कौन हकीम के पास नहीं? हाँ, हकीम हैं? हाँ, लुकमान अली के पास भी नहीं है तो मेरे पास कहाँ से होगा। लेकिन आप जो यहाँ आए हैं, आप अपनी तौर से ये देख सकते हैं। और चूंकि हमारे समाज में अब ऐसा मीडिया आ गया है, और हिंदी मीडिया की तो इस समय भयानक स्थिति है कि इस तरह के आयोजनों की विस्तृत रिपोर्ट होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे आयोजन हो रहे हैं, सब कुछ भूल नहीं गए हैं। आप इतना तो करें, आपको इसमें कुछ गलत लगा हो, आपको लगा कि ये ठीक नहीं हुआ, वो भी करिए, आप उसकी प्रशंसा करें, ये मैं नहीं चाह रहा हूँ। वो तो सिर्फ आप उसकी अगर विस्तृत रिपोर्ट करेंगे तो उससे भी लोगों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है, और शायद उनमें से कुछ लोगों को उत्साह जगे। इसका एक लाभ ये भी है कि हो सकता है उनमें से कुछ लोग जिनको हम नहीं बुला पाए हैं वो कहें कि साहब हमको भी बुलाना चाहिए था, हम भी इतने हमने तीर मारे हैं, तो हमको उस बहाने पता भी चल जाएगा कि ऐसा भी है। चौथी बात जिससे मैं समाप्त करना चाहता हूँ वो ये है, ये चौथा है, ये तो आपका ध्यान बटाने के लिए, आपको न लगे बहुत लंबा बोल रहे हैं, ये रोहिणी जी से मैंने सीखा वो ये है कि हम इस बात से अपरिचित या तटस्थ नहीं हो सकते कि इस समय हिंदी सबसे भयानक संकट में है, भाषा के रूप में, अंचल के रूप में, संस्कृति के रूप में और संवाद के रूप में। इस समय हिंदी की छवि क्या है सार्वजनिक? अगर आप मीडिया का ही साक्ष्य लें तो हिंदी इस समय झगड़े झांसे, एक दूसरे पर खौखिया के दौड़ने और सबको नीचा दिखाने, घृणा फैलाने, झूठ फैलाने, अफवाह फैलाने की विधा बन गई। हमारे सार्वजनिक माध्यम यही कर रहे हैं। एक दूसरा, हिंदी में और उसके विश्वविद्यालयों में, उसके हिंदी विभागों में अब ऐसे लोग आ गए हैं और जिनकी संख्या बढ़ती जाती है, जो इस तरह की हिंदी की एक संकीर्णतावादी व्याख्या और हिंदी साहित्य की संभवतः एक संकीर्णतावादी व्याख्या फैला रहे हैं। तीसरा, हम सब में, हम मतलब आप में कुछ आत्मरति का तत्व ज्यादा ही हो गया है, जिसकी सुविधा नई टेक्नोलॉजी ने दे दी है। तो आप अब युवा लोग एक कविता लिखी, संभवतः पूरी भी नहीं होती, तो उसको क्या कहते हैं, फेसबुक पर टाइप करने लगते हैं
और ऐसे बड़े रसिक बैठे हुए हैं, खुदा जाने उनकी रसिकता का कोई प्रमाण तो वैसे मिलता नहीं है, लेकिन 40, 50, 60 लोग उसकी प्रशंसा कर लेते हैं। ज्यादातर कविताएं घटिया होती हैं, जैसे कि हर समय होती आई हैं। ये कोई नई बात नहीं है। छायावाद के समय में भी घटिया कविताएं लिखी गई, प्रगतिवाद के समय भी घटिया कविताएं लिखी गई, प्रयोगवाद के समय भी घटिया कविताएं लिखी गई, नई कविता के समय भी घटिया कविताएं लिखी गई। आखिर छायावाद में 4 ही कवि बचे, बाकी का क्या हुआ? तो हर समय घटिया कविता लिखी जाती है। लेकिन जैसे पुरुषोत्तम जी नहीं है, उन्होंने कहा था ये अज्ञान का महिमा मंडन नहीं है, वैसे ही मीडियोक्रिटी का बहुत महिमा मंडन है, और उसमें हम शामिल हो रहे हैं। इस अगर कृष्णा सोबती जैसे लोगों से कोई सीख ही लेनी हो तो यही होगी ना कि किसी तरह के समझौते के खिलाफ। अब आपको याद है, इसका जिक्र लोगों ने किया है, मैंने उस बारे में लिखा भी है। उनको पद्म भूषण मिलने की सिफारिश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में मैंने ही की थी। बल्कि मैंने संस्कृति सचिव को फोन करके पूछा कि मैं चित्रकारों के अलावा कोई साहित्यकार का भी सिफारिश कर सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा अरे आप जिसको चाहे उसको कर दीजिए। तो हमने उनकी सिफारिश कर दी, और फिर उन्होंने बताया मुझे कि वो अनुमोदित हो गया। और मैंने चुप्पी साध रखी, मैंने न तो कृष्णा जी को बताया, क्योंकि मैं बताता तो हो सकता है नाराज हो जाए, तो मैंने उनको बताया भी नहीं, और वैसे भी क्या बताना, न किसी को बताया। यकायक कृष्णा जी का फोन आया कि अशोक जी वो होम मिनिस्ट्री से मेरे पास एक फोन आया था। हमने कहा अच्छा क्या हुआ? उन्होंने नहीं वो कुछ इस तरह की बात की जिससे मुझे लगा कि कोई पुरस्कार मुझे देने की बात हो रही है, और वो मुझसे कुछ बायोडेटा वगैरह मांग रहे हैं। तो अगर ये कोई है तो इसको तो बंद करिए, फौरन कुछ करिए। अब मैंने जवाहर सरकार जो उस समय संस्कृति सचिव थे उनको फोन किया, तो उनका सर आप ही ने तो रिकमेंड किया था। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन मैंने उनसे पूछा थोड़ी था, और पूछना क्या, तो इसलिए अब वो इनकार कर देंगे। और वो ये नहीं चाहती थी कि कोई इसको लेकर कोई नाटकीय प्रसंग बने, फिर ये हो वो हो। तो ये बड़े लोग थे, और बड़े होने का और साहित्यकार होने का एक बड़ा कि आपको ना कहना चाहिए। ये हाँ हुजूरी जो है ये लेखक का काम नहीं है, और इसको लेकर दुखी सुखी नहीं होना चाहिए कि आपको कोई पुरस्कार मिला कि नहीं मिला। अरे मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो और अच्छा। मिल जाए तो इसलिए ले लेना चाहिए कि उसको आप वापस कर सकें। एक आध पुरस्कार होना चाहिए ताकि अगर ना मिले तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जितने बड़े लेखकों का नाम लेंगे उनमें से किसी को कोई पुरस्कार, न तो मुक्तिबोध को पुरस्कार मिला, ना ऐसी संख्या तो बहुत लोगों की है, मनोहर श्याम जोशी को नहीं मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार ही नहीं मिला, कृष्णमल देव वैद को नहीं मिला, विजय देवनारायण शाही को नहीं मिला, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब होता रहे अच्छा है। ये नहीं कि आप कोई संत तो है नहीं, कोई बैरागी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा आत्मालोचन अधिक जरूरी है। एक बात। दूसरी बात, आप जब किसी चीज पर लिखते हैं, जैसा संभवतः ये स्पष्ट नहीं होता है कई बार कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और क्यों ऐसा कहना चाह रहे हैं। मतलब उसका कोई औचित्य हो। हमारे यहाँ तो औचित्य का बड़ा महत्व है हमारी परंपरा में, तो वो औचित्य प्रकट होना चाहिए। कभी कभी ये मैं आप सबको मैं इसलिए बुलाता हूं कि आप लेखक हैं, इसलिए नहीं कि आप अध्यापक हैं, इसलिए भी संभवतः नहीं कि आप आलोचक हैं। ज्यादातर लोग जो हम चुनते हैं वो रचनाकार होते हैं, पर वो जब आलोचना लिखने को आते हैं तो वही अकादमिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अनेक अपरीक्षित पद ऐसे फेंकते हैं
सामाजिक यथार्थ, जैसे कि ये एक स्वयं सिद्ध है, या ऐसी कोई और बहुत सारी क्या आपको उदाहरण आपको पता है। तो ये समय ऐसा है जहां सारी परिभाषाएं अस्थिर हो चुकी हैं, उसमें आप ये मानकर नहीं चल सकते कि इसको कहने से वही अर्थ निकलेगा जो आपका अभीष्ट है। तो थोड़ी एक क्यों अच्छा लगा, ये दो युवतियां थीं जिन्होंने, वैसे ये भी कहा जाना चाहिए कि कृष्णा सोबती वाले इस युवा में स्त्रियों ने पुरुषों को पछाड़ दिया, एक बात। लेकिन इस अर्थ में नहीं कि उनमें कभी कभी वो रचनात्मक ऊष्मा नजर आई जो एक आध दो में नजर आई, ऐसा नहीं कि पुरुषों में बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन कम थी। आलोचना का एक बड़ी भारी समस्या है, और उससे आप क्यों नहीं जूझते मेरी समझ में नहीं आता। जब मैंने आलोचना लिखना शुरू की, और मेरी उम्र आप में से अधिकांश से कम थी, मैं 20 बरस की उम्र में लिखना शुरू, 19 बरस की उम्र, कि ये जो भाषा है डॉक्टर नगेंद्र इत्यादि की, और ये जो दूसरे आलोचक थे उनकी भाषा भी मुझे लगता है क्या निष्प्राण सी होती है, उसका कोई निकलता नहीं है, तो कुछ और करना चाहिए। तो कुछ और करने का उस समय वैसे अवसर नहीं था, क्योंकि मुझे बुलाया नहीं था, न कोई ऐसे आयोजन होते थे। मुझे युवा लेखक के रूप में जिंदगी में एक भी पुरस्कार नहीं मिला, जबकि सबसे अधिक युवाओं को पुरस्कार मैंने ही दिए, चाहे वो भरत भूषण अग्रवाल पुरस्कार हो, चाहे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार, युवाओं के लिए पुरस्कार, किसी और भाषा में ये नहीं है। पर बहरहाल, तो ये जो रचना की भाषा बदलती है, आलोचना की भाषा क्यों नहीं बदलती? और अगर रचना ही आपका प्रेरणा स्रोत है, तो रचना से आप भाषा का नया उन्मेष क्यों नहीं ग्रहण करते? ये मेरी समझ से बाहर है। तो इसलिए बीच बीच में कुछ प्रयत्न, जैसे वो रणेंद्र, क्या नाम था उनका, रणेंद्र नाम था, हाँ, शिवेंद्र, और उन्होंने कुछ किया ऐसा। लेकिन ज्यादातर लोग, एक बात और कि पॉलेमिक से ऐसे आयोजनों में बचना चाहिए। भले उसका राजनीतिक तत्व मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत प्रीतिकर है कि युवा लोग कम से कम बोल रहे हैं। एक मेरी शिकायत युवाओं से ये रही है, उसका थोड़ा बहुत शमन हुआ इस बार, कि हमारा आज जो हो रहा है उससे हम अपनी आलोचना को जोड़ नहीं पाते। हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि स्लेट बिल्कुल साफ है, जबकि हमारा समय बहुत ही भयानक समय है, और ये सत्य को, और सत्य तो वैसे भी संदिग्ध रहा है, तो इसलिए कोई ये नई बात नहीं है। लेकिन आज उस पर जितने हमले हैं, और झूठ जितनी तेजी से फैलता है, घृणा जितनी तेजी से फैलती है, उससे हमको सजग रहना जरूरी है, और उसके प्रति और उसको सजग रहने का प्रमाण आपकी आलोचना में मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप साहित्य से हटकर और उसमें ही चले जाएं। वो काम दूसरों का है, वो काम सार्वजनिक बुद्धिजीवियों इत्यादि का है, वो करें आपका काम। लेकिन फिर भी चूंकि राजनीति इतनी सर्वग्रासी हो गई है कि उससे आप अपने को हटा नहीं सकते और उसको बरका नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और बड़ा संकट ये है कि ये सब बहुत बड़ा हिस्सा, आप जानते होंगे, मैं ये 17 बार कह चुका हूं, स्त्रियों, बच्चों, आदिवासियों और मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ सबसे अधिक जघन्य अपराध
हिंदी अंचल में होते हैं। हिंदी अंचल ऐसे अपराधों की जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं उसके हिसाब से लगभग 67 या 68% अपराध हिंदी अंचल में होते हैं। और इसको लेकर हमारे यहाँ कोई सजगता नहीं है, इसकी कोई पहचान तक नहीं है कि ऐसा हो रहा है। तो ये हमारा एक तरह से हिंदी द्रोह ही है कि हम ऐसी चीज़ों को अनसुना या अनदेखा करें। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इन चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये कि हम अब बाद में सबको पता है कि हम आपको ये अवसर देंगे कि आप इस पर्चे को, अपने जो पर्चा आपने दिया है उसको अगर कुछ संशोधित करना चाहें, परिवर्तित करना चाहें तो 1 महीने के अंदर करके भेज दीजिए। अब सच बात ये है कि ज़्यादातर लोग इसके बाद जाके अन्यथा व्यस्त हो जाते हैं और लगभग आधे से ज़्यादा लोग 1 महीने के अंदर भेज नहीं पाते और कुछ तो हैं जो कभी नहीं भेज पाते। और मैं उनके चेहरे पहचानता हूं, उनके नाम ले सकता हूं, लेकिन नहीं लूंगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई तुम लोग लेखक हो तो तुमने अपना पर्चा लिखा है, तुम से मांगा जा रहा है, ऐसी क्या व्यस्तता है? मैंने जिंदगी में बहुत व्यस्त रहा हूं, हमको भी पता है अगर काम कुछ करना हो तो ये व्यस्तता ना बताइए कि नहीं वो हमारा मौसी की तबीयत खराब है और ये हो गया, और हमारा विभागाध्यक्ष है वो अभी तक हट ही नहीं रहा है और मेरे अपने सारे प्रयत्नों के बावजूद वगैरह, ये व्यस्तता के कारण नहीं हो सकती। तो मेरा आपसे फिर आग्रह है कि अगर 1 महीने के अंदर आपका लिखित पर्चा संशोधित परिवर्तित जैसा आप चाहें नहीं आया तो फिर हम इसको ड्रॉप कर देंगे अपनी पुस्तक से और इसको रजा फाउंडेशन की एक विज्ञप्ति में फेसबुक पर लगा देंगे कि क्यों नहीं इन लोगों ने अपने पर्चे नहीं भेजे, इसलिए हम इनको शामिल नहीं कर रहे हैं। कुछ तो नींद से जागो भारत। धन्यवाद। चाय है, चाय पीजिए, समोसा खाइए और घर जाइए।